डाउट है किसी का? हाँ आंसर्स गलत है। हाँ हाँ और एक में 5 लिखा हुआ है, वो आंसर्स गलत है। वो 5 एक्चुअली वो क्वेश्चन नंबर है। वो मैं जब क्वेश्चन लिखता हूँ तो कहाँ से लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर लिखता हूँ ना, तो वो गलती से वो देना भूल गया मुझे लगा। कुछ और डाउट है किसी का? तूने मुझे डाउट मैसेज किया था ना तूने, आज शाम को देखता हूँ 10 साढ़े 10 बजे 10:30 स्कूल का एग्जाम चल रहा है क्या? थर्सडे से तो स्कूल के बाद बैठना स्कूल के बाद बैठना चाहेगा या स्कूल से पहले बैठ सकता है? तो जिस दिन फ्री है रात के 10 बजे का मुझे मैसेज कर दो, ठीक है? हाँ ठीक है, देखता अगर होगा तो मुझे मैसेज कर दें। ये मेरे टीबीएस में भी था। हाउ मैनी 3-digit numbers are there such that at least one of their digits is 7? तो ये पॉसिबली था, टीबीएस में भी था ये वाला। तो एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट इज 7 को अगर तुम निकालना चाहोगे तो काफी लंबा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक डिजिट 7 हो सकता है, 2 डिजिट 7 हो सकता है, और क्या तीनों डिजिट 7 हो सकते हैं। उससे अच्छा है कि इसका काउंटर क्या है, अपोजिट क्या होगा। अगर एटलीस्ट 1 डिजिट 7 का मैं काउंटर पूछूं, काउंटर मतलब समझ में आया, इसका नेगेशन, किसका उल्टा क्या होगा, क्या नन ऑफ डिजिट इज 7, और ये तो निकालना अब आसान है। इसका मतलब है कि तुम एक 3 डिजिट नंबर क्रिएट करोगे जहां पे तुम्हारे पास ऑप्शन है 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है, 8 9 10 8 9 सॉरी, तो टोटल कितने 9 डिजिट। इसमें से यहाँ पे क्या नहीं हो सकता है, यहाँ पे 0 नहीं हो सकता है, और 7 को तुम एक्सक्लूड करोगे तो ये कितने तरीके से हो जाएगा, और बाकी सब में तो केवल 7 ही एक्सक्लूड होगा। कितने तरीके से हो जाएगा, 8 इंटू 9 इंटू कितना बोलो 9। ये तो समझ में आ गया। अब एटलीस्ट 1 डिजिट इज 7 के लिए इसे तब क्या कर सकता हूं, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर माइनस क्या, माइनस नन ऑफ डिजिट इज 7। तो ये कितने तरीके से हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर तो जानते ही हो, ये कितने तरीके से हो सकता है 9, बाकी सब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कितने तरीके से, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर। और ये तो तुम बोलोगे सर क्यों आप अननेसेसरी बोलो, ये तो हम पहले भी जानते हैं कि 900 होता है, नहीं क्या 100 से लेके 999 तक। तो इजिकल तो क्या हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा माइनस कितना 8 इंटू 9 इंटू 9 करके देख लेना, गॉड में लिखना है तो लिखिए फिर आगे चलो। डाउट डाउट है तो
परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, जो लोग ऑनलाइन हो अगर ऑफलाइन में आ सकते हो तो आओ जरा। हाँ, ये टॉपिक थोड़ा सा अगर नेटवर्क खराब होने के कारण आवाज अच्छे से नहीं जाएगा तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। देख लेना, इसे मिटा दूं मैं। नंबर ऑफ 5-digit number using 1 2 3 4 5 6 7 such that no two consecutive digits are same। क्या होगा? क्या लग रहा है? सोचोगे थोड़ा सा? हाँ, सोचने के लिए दूंगा टाइम। हाँ, ऑनलाइन में भी बोल सकते हो। ब्लॉग बनाने से आ जाएगा, बना के देखो ना। ब्लॉग बनाने से आ जाएगा। सोचो ना, एक बार सोचो ना, यूनिक प्लेस में या जो भी है लास्ट वाला प्लेस में एक नंबर डालो, उसके बाद वाले में कितना पॉसिबिलिटी आ रहा है देखो। किसी एक को चूज कर लो, उसमें कितने पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं। फर्स्ट वाले में कितने पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं? 7। सेकंड वाले में, थर्ड वाले में नहीं। कोई एक नंबर डाल के देखना, कोई एक नंबर डाल के देख। 1 2 3 4 5। हाँ, फर्स्ट वाले में कितने पॉसिबिलिटीज हैं? 7। दूसरे वाले में 6। तीसरे वाले में, ध्यान से सोचो। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे 5 डाला, तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है? मैं समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं डाल के सोचने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। 5 डाला तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? 1 2 3 4 5 4 तो 6 और क्या बोलो। सपोज मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया, तो यहाँ पे क्या क्या डाल सकते हो 1 के अलावा? और रिपीटेशन तो क्योंकि दिया हुआ नहीं है तो रिपीटेशन अलाउड होगा, उसके बारे में चिंता नहीं करोगे। रीजन के लिए कॉन्जिक्यूटिव डिजिट सेम नहीं होना चाहिए, तो ये कितने तरीके से होगा? 6। ये भी कितने तरीके से होगा? समझ में आ रहा है क्यों? मतलब ये उससे, अब ये भी कितने तरीके से होगा? 6। तो आंसर कितना हो गया? 7 इंटू कितना बोलो? 6^5। मतलब ये सब वो सब है जिसे तुम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से नहीं कर सकते हो, तुम्हें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही करना होगा। और 6^4 ऑनलाइन में हाँ बोलो। 6^4। थैंक। आया समझ में? पहला वाला 7 तरीके से, दूसरे वाले में क्या वो नंबर नहीं जो इस स्पेस में डालो, तीसरे वाले में वो नंबर नहीं जो इस स्पेस में डालो, चौथे वाले में वो नंबर नहीं जो इस स्पेस में डालो, पांचवें वाले में वो नंबर नहीं जो इस स्पेस में डालो। मिटा दो इसको। How many even number of 4 digits can be formed using 0 1 2 3 4 5 and 6 if repetition is not allowed?
ये टॉपिक एंट्रेंस लेवल में रुला देता है, इसलिए इसका बोर्ड लेवल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसे सम्स मिलते हैं जहां पे अता पता ही नहीं चलता है कि शुरुआत कहां से किया जाए, तो इसलिए जो बेसिक लेवल है उसे जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो फाउंडेशन स्ट्रांग हो हमारा। हाउ मेनी इवन नंबर ऑफ 4 डिजिट कैन बी फाउंड? कितना डिजिट चाहिए मुझे? 4 डिजिट चाहिए, नहीं क्या? क्या नंबर होना चाहिए? इवन, ठीक है। तो चलो क्या है इसमें, क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है? 0 2 4 और क्या कितने तरीके से? उसके बाद और क्या रिस्ट्रिक्शन होगा कि ये 1 10 100 1000 प्लेस में क्या नहीं हो सकता है? 0 नहीं हो सकता। तो ये कितने तरीके से होगा? नहीं बोल सकते। क्यों? डिपेंड करेगा। क्यों? कि यहां पे तुमने 0 यूज किया है या नहीं। अगर तुमने यहां पे 0 यूज कर दिया तो ये कितने तरीके से होगा? कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, क्योंकि कोई भी नंबर डाल सकते हो, इवन नंबर ही चाहिए ना। और अगर यहाँ पे तुमने 0 यूज नहीं किया, केवल तुमने 2 यूज किया, तब क्या रिस्ट्रिक्शन आ रहा है कि यहाँ पे 0 नहीं। तो कभी कभी ऐसा सम आता है जहां पे क्या होता है कि एक प्लेस में क्या होगा वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? दूसरे प्लेस में क्या होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इट डिपेंड्स अपॉन यूनिट प्लेस। तो तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है, तुम 2 केस लोगे। केस 1 क्या? इफ 0 इज यूज इन यूनिट प्लेस, अगर 0 में यूनिट प्लेस में 0 यूज किया, तब कितने तरीके से हो सकता है? ये कितने तरीके से? एक ही तरीके से होगा। उसके बाद ये कितने तरीके से? 1 2 7 है, 7 में से 0 चला गया, कितने तरीके से? 6। ये कितने तरीके से? 5। ये कितने तरीके से? 4। तो n1 का वैल्यू कितना आया? 6 5 4 1। आया समझ में? और एक केस क्या होगा? केस 2। हाँ, अगर 0 इज नॉट यूज्ड इन यूनिट प्लेस, 1 2 3 4। ये कितने तरीके से? 3 वेज। ये कितने तरीके से रे? तब इट कैन नॉट हैव क्या? इट कैन नॉट हैव 0 एंड यूनिट प्लेस, नहीं क्या? यूनिट प्लेस में जो चीज तुमने यूज किया, तो कितने तरीके से? 5। तो ये कितने तरीके से? इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। टोटल 7 में से 2 जगह तुमने भर दिया है, तो कितने तरीके से? 5। ये कितने तरीके से? तो n2 क्या आया? 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। तो आंसर क्या आएगा बोलोगे? n1 प्लस n2। पीएमसी में तुम्हें सोचना होगा, समझ में आ रहा है? मैं क्यों बार बार ये बात कर रहा हूँ? पीएमसी ऐसा नहीं है कि अरे कॉमन रूट है, एल्गोरिथम लगा दो आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो पीएमसी में तुम्हें वो सब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह ऐसा होगा, ठीक है? आदमी तो बच्चा तो रख के फुल मार्क्स लेके आ जाता है, हाँ बोर्ड लेवल में, हम लोग बोर्ड लेवल में। मगर यहाँ पे तुम्हें तुम्हारे दिमाग को चलाना होगा अगर ये टॉपिक सीखना चाहते हो तो। मतलब सर्कल भी हार्ड है, मगर सर्कल एल्गो बेस्ड टॉपिक होता है, मतलब उसमें कैलकुलेशन ज्यादा होते हैं। पीएमसी बहुत ज्यादा एल्गो बेस्ड नहीं है। तो जब बेसिक चीजों में सीखना शुरू करोगे तभी जाके फिर हायर लेवल में सीख पाओगे, बढ़ना कैसे सीख पाओगे? मुश्किल होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में केमिकल काइनेमेटिक्स हम लोग के कौन से क्लास में? अभी तक नहीं मिला है ना? फिजिकल केमिस्ट्री में तुम लोग को इंटीग्रेशन वाले को सम्स मिले? अभी तक नहीं मिले? केमिस्ट्री में नहीं मिले। ओ सॉरी, ऑनलाइन प्रॉब्लम। In how many ways can 4 different balls can be distributed
in 3 boxes. Yeah. रियल लाइफ में क्या करोगे? हाथ में तुम्हारे पास बॉल होगा, कितने बॉल है? 4 बॉल, 3 बॉक्सेस। देखो जब डिस्ट्रीब्यूटेड बोला जाता है तो ऑर्डर मायने नहीं रखता है, मतलब बॉल का ऑर्डर मायने नहीं रखता है, कितना बॉल है बस वही मायने रखता है। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड का मतलब ये है पीएमसी में। तो तुम पहला बॉल जब उठाओगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे पास 3 बॉक्सेस हैं, तो फर्स्ट 3 बॉक्सेस हैं, तो फर्स्ट बॉल को मैं कितने तरीके से डाल सकता हूँ? किसी भी एक बॉक्स में डाल सकता हूँ। इसका मतलब है मैं क्या बोल सकता हूँ, बोलो? फर्स्ट बॉल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन क्या? 3 ways. सेकेंड बॉल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन, एम्प्टी हो सकता है बॉक्सेस, कहीं पे कुछ नहीं दिया हुआ है तो तुम सबका सब एक जगह भी डाल सकते हो, ठीक है? कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 ways. थर्ड बॉल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 ways. फोर्थ बॉल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 ways. तो आंसर क्या होगा? क्योंकि सबका सब होना चाहिए नहीं क्या, सबके बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कितना होगा? 3 to the power 4. ठीक है? तुम लोग में तो कोई बोल सकता है सर मैच फिक्सिंग है, मतलब आपने बॉल लिया, मैं बॉक्स हूं, हाँ ले सकते हैं। फर्स्ट बॉक्स कैन बी फिल्ड अप इन, अब डिस्ट्रीब्यूटर तो नहीं होगा, फिल्ड अप इन कितने तरीके से? फर्स्ट बॉक्स में क्या क्या कर सकते हो? तुम्हारे पास कितने बॉल है? 4, तो क्या क्या कर सकते हो? 4 ways. सेकेंड बॉक्स कैन बी फिल्ड अप इन, नहीं, पंगा हो गया। तो सोचने में तुम्हें सोचना सही तरीके से होगा, क्योंकि तुम ये गलती कर सकते हो कभी कि हम बॉक्स, तो सेकंड किसके ऊपर डिपेंड करेगा? क्या चारों, अरे 4 ways का मतलब क्या है कि क्या अगर तुमने केवल 2 बॉल डाला तो तुम्हारे पास 2 बॉल है, अगर तुमने 1 बॉल डाला तो कितना बॉल है? 3 बॉल तुम्हारे पास है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ बॉल्स गिवन टू फर्स्ट बॉक्स। मतलब अब थर्ड वाला फिर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो इसका मतलब है ये सोचने का जो तरीका है वो क्या है? गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इम्पॉसिबल है, ये हम निकाल सकते हैं, मगर काउंटिंग बहुत बड़ा होगा लिखना है। सोचने से मत घबराना, जो जो दिमाग में सोचा जा सकता है सोचना है यहाँ पे। पीएमसी पढ़ाई में मुझे सबसे अच्छा लगता है, मगर ये बैकबोन तोड़ देता है कई स्टूडेंट्स का। पीएमसी का मजबूत होना, मैथमेटिक्स तुम्हें अच्छा लगेगा कि हाँ तुम पीएमसी को जानते हो, मजबूत तो नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मगर स्टिल अच्छा लगना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हाँ तुम्हें ये काउंटिंग पसंद है, मैथमेटिकली ये बड़ी अच्छी बात हो जाती है। इसीलिए यार टीबीएस वीबीएस करना बार बार कह रहा हूं। हाँ कुछ लोग सबमिट कर रहे हो, कुछ लोग सबमिट नहीं कर रहे हो। और ये स्टैक में आता है रे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझ में आएगा तो परमुटेशन समझ में आएगा, परमुटेशन समझ में आएगा तो कॉम्बिनेशन समझ में आएगा, कॉम्बिनेशन समझ में आएगा तो फिर एंट्रेंस की चीजें समझ में आएंगे। तो इसमें से अगर एक भी चीज को गायब कर दोगे तो ऊपर वाली बिल्डिंग्स नहीं चलने वाला है। मगर स्टिल मैं कहता हूं एक छोटा सा शॉर्टकट देने का मैंने तुम लोगों को। देखो एग्जामिनेशन में जब ऐसा सम मिलेगा ना तो एक चीज तुम्हें कईयों को कंफ्यूजन होता है। हाँ ये तो सीरियस, ये तो सही है कि आंसर 2 होगा, या तो 3 to the power 4 होगा, नहीं तो क्या होगा बोलो, कौन सा होगा? ये देखने के लिए तुम चीजों को थोड़ा छोटा ले सकते हो। मतलब सपोज मैं ले रहा हूं एक बॉक्स और 2 बॉल, मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूं? इट कैन बी फिल्ड अप इन, नहीं अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, एक तरीके से ही तो फिल्ड अप कर सकते हो। दोनों का दोनों बॉल कहां जाएगा? फर्स्ट बॉक्स में जाएगा। मैं फिल्ड अप कह रहा हूं, मैं अरेंज करने का बात नहीं कर रहा हूं, पहला और स्टैक में नहीं है। हाँ 1 बॉक्स 1 वे, 1 वे का मतलब क्या? 1 to the power 2 या 2 to the power 1?
तो ये 1 टू द पावर 2, 1 क्या है, नंबर ऑफ बॉक्स, ऊपर क्या आया, नंबर ऑफ बॉल। ओरिजिनली नंबर ऑफ बॉक्स कितना है, तो जो आंसर होगा वो हर समय क्या होगा, 3 टू द पावर 4। तुम बोलोगे सर मैच फिक्सिंग है, क्या पता मुझे, ये यही आपने नहीं बताया किसको 1 लेना है किसको नहीं, तुम उल्टा भी ले सकते हो, 2 बॉल और 1 बॉक्स, एक बॉल और 2 बॉक्स कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 वेज। तो 2 वेज का मतलब क्या हुआ, 2 टू द पावर 1 या 1 टू द पावर 2, तो ये 2 क्या था, नंबर ऑफ, डायरेक्टली लिखो ना, क्या था, क्या बॉल, तो इसलिए आंसर क्या होगा 3 टू द पावर 4। तो किसी को लिखना है तो लिख लो, एक शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, अगर कभी ज्यादा सोचने का मन हो। मैथमेटिकली कई बार इस चीजों को गलत बोला जाता है कि बच्चों को सोचना नहीं दिया जाता, मगर क्योंकि हम एंट्रेंस का भी करते हैं तो स्पीड भी हमारे लिए मायने रखता है। तो प्रॉब्लम, तो इन हाउ मेनी वेज five rings can be distributed in 4 fingers। ऑर्डर ऑफ रिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड कह रहा हूं, हाँ पहनने वाला हाँ क्या वॉन नहीं कह रहा हूँ, हाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है। 4 टू द पावर ऑनलाइन, 4 टू द पावर 5 या 5 टू द पावर 4, क्या 4 to the power 4 to the power 5। ठीक है। अगर एक रिंग 2 फिंगर कितने तरीके से पहन सकते हो, तो 2 वेज का मतलब क्या हो गया, 2 क्या था फिंगर और ऊपर क्या था बोलो रिंग, तो आंसर क्या होगा, फिंगर कितना है, खिला लिखना है। अंग्रेजी विकल्प, हाउ मेनी नंबर्स greater than 5600 can be formed using 4, 5, 6, 7, 8. No repetition is allowed. पीएनसी का सीट जो लोग ऑनलाइन में हो वो कलेक्ट कर लोगे, हाँ बाकी लोग को मिल गया इंस्पायर एलिवेट। How many numbers greater than 5600 can be formed using 4, 5, 6, 7, 8? क्या क्या तो
देखो सबके सब नंबर को तो यूज करना होगा, 5600 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने 1 2 3 4 और कितना बोलो 5, 56,000 से बड़ा है। तो तुम्हें ये सोचना होगा कि अगर मैं यहाँ पे 6 7 8 दे दूं तो यहाँ पे मैं तो चाहे जो भी नंबर दूं, ये जो नंबर है दिस नंबर इज ग्रेटर देन 56,000। और अगर मैं यहाँ पे 5 दे दूं तो क्या यहाँ पे मैं 4 दे सकता हूं? नहीं दे सकता हूं। क्या दूंगा? 6 दे सकता हूं, तो 7 7 भी दे सकता हूं, 8 भी दे सकता हूं। यहाँ पे मैं जो भी नंबर बोलूं, देखो 0 0 0 तो आएगा नहीं, क्योंकि ऐसे ही क्या क्या कह रहा है बोलो, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 0 भी नहीं है यहाँ पे। तो चाहे जो भी नंबर यहाँ पे दूं ये नॉन जीरो नंबर होगा, मतलब ये नंबर जो होगा ये क्या होगा बोलो, ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 50। तो ये तुम्हारे दिमाग में आना पड़ेगा, ये तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा, ये तुम्हें सीखना होगा। तो बस खेला खत्म। तो है तुम्हारे पास दो ऑप्शन आएगा, केस 1 क्या, इफ 1000 प्लेस हैज 6 7 और 8, कितने तरीके से, ये कितने तरीके से 3 वे, बाकी सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिपीटेशन नहीं है, टोटल 5 है तो कितना 1 गया 4 3 और क्या, तो 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, मैंने गलती किया ना, 1 2 3 4 और 1 होगा, ये कितना हो गया होगा, तो n1 क्या आ गया 3 इंटू 4 3 2 1। चलो और केस 2 क्या होगा, इफ 5 इज इन 1000 प्लेस, तो यहाँ पे 6 7 8, तो ये कितने तरीके से 1 वे, ये कितने तरीके से 3 वे, ये कितने तरीके से 3 वे, और ये कितने तरीके से 2, और ये कितने तरीके से 1। तो n1 n2 क्या आया रे 1 3 3 और 2 और 1, तो आंसर क्या आया रे, दोनों को ऐड करोगे n1 प्लस n2। किसी को लिखना है तो लिखो, टाइम आया समझ में। तो डीपीएस में, तो कौन से स्कूल में डीपीएस में कौन सा इंस्टीट्यूट है साथ में, वो एलएन डीपीएस के साथ भी कर रहे हो। कौन सा तो तुम लोग का क्लास डीपीएस में होता है यहाँ पे करते हैं? मिटा दूं इसको, ऑनलाइन मिटा दूं या लिखेगा कोई? राइट साइड वाला मत मिटाइए। तो सॉरी, तो अभी तुमने देखा ना जैसे 4 3 2 1 था, तो अब मैं एक जगह आ रहा हूं जिसका नाम है फैक्टोरियल नोटेशन। इस टॉपिक में जेई मेंस में भी सम स्टफ आते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बोर्ड लेवल खत्म करा दूं और मैं तुम्हें बोलूं कि देखो, मैंने नॉर्मली कई बार मैं बोलता हूं कि अरे जेई मेंस के सम्स को उल्टा के देख लेना बन जाएगा। यहाँ पे अगर बोर्ड लेवल के बाद भी तुम अगर जेई मेंस के सम्स को देखोगे, ठीक है,
तो वो सम्स नहीं बनेंगे, एनडीए के सम्स बन जाते हैं, मगर जेईई मेंस में आज बंदा फंस जाता है, ठीक है, या उसके ऊपर अगर जाओगे तो फैक्टोरियल नोटेशन में क्या है कि तुम लोगों ने अभी देखा था कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मुझे मिला था, तो ऐसे मुझे खूब मिलेगा। हाँ, तो इसे मैं एक सिंबल देना चाहता हूँ, ये इसका सिंबल है। कोई कोई किताब इसे ऐसा 4 भी लिखता है, तो इसका मतलब है ये एक सिंबल है रे, ये एक सिंबल है। हाँ, n फैक्टोरियल का मतलब होता है बैक काउंटिंग करोगे n, उसके बाद n-1, उसके बाद n-2, 3 इंटू 2 इंटू 1। मगर ये तभी डिफाइन है अगर n नेचुरल नंबर है। मगर तुम्हें जस्ट कुछ देर के बाद मैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में जाऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा, इसीलिए मैं डिफाइन कर रहा हूं रे, मैं कुछ नहीं समझा रहा हूं, बस मैं डिफाइन कर रहा हूं। वी डिफाइन, हम 0 फैक्टोरियल को डिफाइन कर रहे हैं 1, वरना ये पॉसिबिलिटी नहीं होगा। तुम इसे एनपीआर और एनसीआर में नहीं लगा पाओगे, इसलिए मैं डिफाइन कर रहा हूं। तुम ये डेफिनेशन है ही नहीं, क्योंकि ये डेफिनेशन केवल नेचुरल नंबर के लिए है। तो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, मैथ में कभी कभी चीजों को बाकी के थ्योरी के साथ इंटीग्रेट करने के लिए तुम्हें डिफाइन करना पड़ता है कभी कभी, तो हेंस वी डिफाइन 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि अगर मैं तुमसे कभी पूछूं कि 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल को तुम लिख सकते हो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मगर इसे क्या लिख सकते हो, ये किसका फैक्टोरियल है, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 निकाल लोगे तो फिर क्या रहेगा तब। तो इसका मतलब तुम n फैक्टोरियल में बैक काउंटिंग चलता है, n फैक्टोरियल से मैं n को बाहर निकाल लूं तो क्या बचेगा, n-1। अब n-1 भी बाहर निकाल दूं तो क्या बचेगा, n-2 फैक्टोरियल। तो लिखना है तो ऐसे तो अभी बंद चल रहा है, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तुम लोग ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन है। हाँ, इसे मिटा दूं, ऑनलाइन मिटा दूं? यस सर। बोलोगे हाँ, कुछ कोई लिख रहा है तो बोलेगा हाँ, बाय डिफॉल्ट कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो जैसे बाय डिफॉल्ट 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो बाय डिफॉल्ट मैं मिटा दूं, शांति का मतलब होता है मैं मिटा दूं। जैसे मैं पूछूं फाइंड n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल इफ n इज इक्वल टू 9 एंड r इज इक्वल टू 5। ये तो क्लास 6-7 टाइप का समय कि n और r निकालने के लिए बोला जाता है, तो इसके बदले तुम 9 फैक्टोरियल दोगे, नीचे n माइनस r 4 फैक्टोरियल। तो क्या 9 फैक्टोरियल में 4 फैक्टोरियल आएगा कभी, ये लैंग्वेज का मतलब समझो। हाँ, 9 फैक्टोरियल के अंदर 4 फैक्टोरियल आएगा कब, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, उसके बाद क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। ये और ये कैंसिल हो गया, वैल्यू निकाल के देख लेना। प्रॉब्लम, फाइंड n factorial by r factorial into n minus r factorial if n is equal to 48 and r is equal to 45। तब क्या हुआ, इसका मतलब ऊपर 48 फैक्टोरियल, नीचे 45 और n माइनस r क्या आ जाएगा, तो क्या 48 में 45 आएगा, हाँ कब आएगा, 48 47 46 इंटू क्या, अच्छा बात है, कोई बंदा ऑनलाइन में भी यस सर बोल रहा है, बोलोगे हाँ, Yes, sir. अगर माइक्रोफोन हाँ ठीक है, माइक्रोफोन खुला रख सकते हो, अगर आवाज नहीं हो रहा है रूम में तो खुला रखो और बोलो हाँ, डिवाइडेड बाय क्या, 3 इंटू 2 इंटू 1। हाँ सर हम कुछ वो रीजन नहीं है, फैक्टोरियल, हाँ बोलो। सर हम ऐसे फैक्टोरियल को हम ऐसे कट कर सकते हैं ना सर, नहीं, फैक्टोरियल को कट नहीं कर सकते हो सर तुम, 45 जैसे क्या है। हाँ ये तो कट कर सकते हो क्योंकि ये तो एक नंबर है, ये कट कर सकते हो हाँ, ओके सर। मगर ये नहीं कर सकते हो, मतलब
जैसे फैक्टोरियल में कुछ होता नहीं है रे, दिस इज नॉट इक्वल टू m प्लस n फैक्टोरियल। हाँ अरे ये तो इसमें भी नहीं होता था ना यार, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर तो 7 स्क्वायर नहीं होता था ना। ठीक है, तो मतलब कोई भी ऐसा अलजेब्रा मैं नहीं लिखा रहा हूं तो मतलब ये नहीं होता है हाँ कि ऊपर n फैक्टोरियल है नीचे n फैक्टोरियल है तो मानो ऊपर 4 फैक्टोरियल है नीचे 2 फैक्टोरियल है, ये कैंसिल करके 2, ये सब नहीं कर सकते हो। ये पूरा एक नंबर है हाँ, वो स्क्वायर में नहीं कर सकते हो, लॉग भी नहीं कर सकते हो, तो फैक्टोरियल में भी नहीं कर सकते। मिटा दूं? सॉल्व x by 11 factorial is equal to 1 by 9 factorial plus 1 by 10 factorial। तो बात यह है कि 9 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल में एलसीएम क्या आएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये 9 फैक्टोरियल है और यहाँ पे क्या है 10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो 10 इंटू कितना, तो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, तो इसलिए x बाय 11 फैक्टोरियल इक्वल टू नीचे क्या आ जाएगा 10 इंटू कितना 9 फैक्टोरियल, एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 10 प्लस 1। अब क्या 11 फैक्टोरियल में 10 फैक्टोरियल है? हाँ है, क्योंकि इसे क्या लिख सकता हूँ 11 इंटू कितना 10 फैक्टोरियल, ये 10 बाय 10 इंटू 9 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x इज इक्वल टू क्या 11 इंटू 11 इज इक्वल टू कितना 1। सिंप्लीफाई 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, 10 इंटू 10 फैक्टोरियल। मुझे बोलने में कहीं शर्म नहीं लग रहा है कि कुछ सम को याद रखना चाहिए, तो ऐसा भी होता है, फिर बाद के कई सम को खुद सॉल्व कर पाओगे। तो अभी जो मैं स्टेप कर रहा हूं, अगर वो स्टेप में मैं तुम्हें एक्चुअली में कुछ भी मोटिवेशन दूं, चीज ये है कि मुझे सॉल्यूशन पता है कि ये मेथड ऑफ डिफरेंस में आता है, कैसे आता है उससे एंजॉय करो, उस प्रोसेस को एंजॉय करो। सर कैसे पता चला, वो जब मैं कोई दूसरा कभी समझूंगा तो उसमें सोचना। इस 1 को मैं लिख रहा हूं 2 माइनस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, प्लस इस 2 को क्या लिख सकता हूं तब 3 माइनस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, इस 3 को क्या लिख सकता हूं 4, पैटर्न तो समझ में आ रहा है ना, और 10 को क्या लिख सकता हूं 11 माइनस 1 इंटू 10 फैक्टोरियल। अगर मैं इसे ब्रेक कर दूं तो ब्रैकेट के अंदर ये क्या आएगा 2 इंटू 1 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, प्लस 3 इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, प्लस ये गलती क्या कह रहे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, प्लस 11 इंटू 10 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल। कुछ अच्छा हो रहा है?
ये क्या हुआ, 2 into 1 फैक्टोरियल क्या होगा, 2 या 2 फैक्टोरियल, 3 into 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 into 3 फैक्टोरियल। आप बोलो कुछ अच्छा हो रहा है क्या, कुछ नाम था इस प्रोसेस का, क्या अच्छा हो रहा है कोई बोल, कैंसिल हो रहा है, क्या बचेगा, मेथड ऑफ डिफरेंस, यही था ना मेथड ऑफ डिफरेंस, क्या था, 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, 3 3 के साथ कैंसिल हो गया, 10 10 के साथ कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आएगा तब, 11 फैक्टोरियल माइनस। अब किसी सब में सोचना कि कैसे इसे लगाना है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में अब तुम लोग को मिलता होगा कई बार मेथड ऑफ डिफरेंस लगाते होगे, मगर स्टार्टिंग में पहला क्लास में याद रखो मोटा मोटी 1 घंटा दिया था, उससे ज्यादा ही दिया था केवल मेथड ऑफ डिफरेंस में। आगे चलो, मैं पीएनसी थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, मतलब मेरा क्या मानना है कि पहले सिंबल को समझ में आना चाहिए, फिर उसके बाद जब एक बार हम काउंटिंग शुरू करेंगे तो काउंटिंग करते जाएंगे, तो इसीलिए मैं कुछ अटैच नहीं कर रहा हूँ मीनिंग, इसे मिटा दूं तो लिखो। ऑनलाइन हो गया, यस सर। मतलब होता क्या है ना कि फैक्टोरियल में तुम्हें अकेला लिखना होगा, मतलब सब फैक्टोरियल को, मैंने फैक्टोरियल के मैक्सिमम सम में देखा है कि देखो यहाँ पे फैक्टोरियल के साथ कोई नंबर था, नॉर्मली एल्गोरिथम होता है कि तुम सब फैक्टोरियल को इंडिविजुअल लिखो, फैक्टोरियल के सम्स मैक्सिमम टाइम मेथड ऑफ डिफरेंस में होते हैं, इस टाइप वाले, हाँ समेशन वाले सम्स जो होते हैं 95 या 99% टाइम बोल सकता हूँ, अगर वो एक्सपोनेंशियल सीरीज में नहीं आया तो फैक्टोरियल को अकेला करो, इसे मैं कहता हूँ, वो एंट्रेंस लेवल में हम देखेंगे, आगे चलते हैं। अब मैं और एक सिंबल दे रहा हूं, उस सिंबल का एक नाम दे रहा हूं, दैट इज नोन एज परम्यूटेशन सिंबल। परम्यूटेशन सिंबल हमारा ये सिंबल है, जब भी तुम्हें NPR दिखेगा तो ये होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू, तरीका मैंने गलती लिख दिया, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, आया समझ में। और अब देखो अगर मैं 0 फैक्टोरियल डिफाइन नहीं करता तो मैं NPN तुम्हें डिफाइन नहीं कर सकता था, समझ में आया, क्योंकि NPN क्या आता, n माइनस, तो मुझे क्या जरूरत पड़ गया, n फैक्टोरियल बाय क्या बोलो, मगर अब तुम्हें एक प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 0 फैक्टोरियल को मैंने क्या डिफाइन किया 1, तो इसलिए ये कितना आया बोलो n फैक्टोरियल, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे कभी पूछूं 5p2 क्या होगा, ये वाला क्या होगा, 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 2 कितना, तो अगर 5 फैक्टोरियल में क्या 3 फैक्टोरियल है, हाँ क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या, ये तो अब 5 इंटू 4, तो अब देखो 5p2 में बैक काउंटिंग है, कितने बार बैक काउंटिंग किया, 2 बार, क्योंकि 5p2 है, तो ये लॉजिक को समझो। तो इसीलिए अगर अब मैं तुमसे कभी 10p4 पूछूंगा तो इसका मतलब डायरेक्टली बोलोगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, क्यों 4 है तो कितने नंबर आएंगे 4, तो इसलिए 4p4 क्या हो जाएगा तब 4 3 2 और क्या, तो ये होना चाहिए था, और ये अब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने 0 फैक्टोरियल को क्या दे दिया बोलो, तब ये दोनों अब मैं डिफाइन कर सकता हूं, तो ये तो तुम जानते ही हो, इसमें लिखने का जो लिखना है तो लिख लो, फिर आगे ये सिंबल है, हाँ इसका कोई मैंने काउंटिंग में अभी तक मैंने नहीं बोला ये क्या लिखना है तो
सॉल्व n-1 सॉल्व फॉर है ना, मतलब फाइंड है, डिवाइडेड बाय np4 इज इक्वल टू 1:9। बड़ा बेसिक चीज है। मैंने एनपीआर का दो डेफिनेशन दिया है, एक डेफिनेशन दिया जो डेफिनेशन है, और एक मैंने कहा कि बैक काउंटिंग लिखो, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, कितने टाइम्स तक, कितने टर्म्स होंगे यहाँ पे, 8 टर्म्स होंगे। तो लास्ट टर्म क्या होगा, कोई बोलेगा लास्ट टर्म क्या होगा, n माइनस 1 n माइनस 2, क्या n माइनस नहीं 8 टर्म्स है, n माइनस r n माइनस, हाँ बोल, n माइनस r नहीं होगा, क्यों, काउंटिंग यहां से शुरू नहीं हो रहा है, काउंटिंग कहां से शुरू हो रहा है, 0 से। पैटर्न को देखो, 0 में ये मिला, 1 में ये सेकंड टर्म है, नहीं क्या, सेकंड टर्म में क्या मिला 1, थर्ड टर्म में क्या मिला 2, तो आर टर्म में क्या मिलेगा n माइनस ऑफ क्या, बोलो r माइनस 1, मतलब क्या लिखोगे n इंटू क्या n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट क्या n माइनस r प्लस 1। तो तुम ये दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। यहां पे नीचे छोटा है तो नीचे वाला ज्यादा बेटर है लिखना। इसका मतलब क्या हुआ, n माइनस 1 p3 डिवाइडेड बाय n p4 इज इक्वल टू क्या 1/9। तो इसे क्या लिख सकते हो, n माइनस 1 p3 का मतलब क्या हुआ, 3 नंबर होंगे, n माइनस 1 n माइनस 2 कितना n माइनस 3 डिवाइडेड बाय n p4 का मतलब क्या होगा, n इंटू क्या n माइनस 1 n माइनस 2 और क्या n। किसी को डाउट है तो बोलेगा रे, प्लीज बोलोगे, हाँ मैं फिर से कह रहा हूं n इज इक्वल टू 9। किसी भी जगह में डाउट हो सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन। हाँ और n माइनस नहीं, ये तो डिपेंड करेगा ना ऊपर क्या है। फर्स्ट टर्म तो यहां से शुरू होगा ना n माइनस 1, तो उसके बाद वाला टर्म क्या होगा n माइनस, यहाँ पे ऊपर क्या है, इसलिए कहां से शुरू हुआ, ऐसा ही है, ठीक है। मतलब मेरा कहना है कि n माइनस 5 p2 अगर पूछूंगा तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म तो n माइनस 5 होगा, तो n माइनस 5 उसके बाद वाला n माइनस, ठीक है। Find R if 5 times of 4PR is equal to 6 times of 5PR minus 1. अब यहां पे आ रहे तो नीचे वाला डेफिनेशन अच्छा नहीं है, यहां पे कौन सा डेफिनेशन अच्छा है, ऊपर वाला। कैंसिलेशन करने में तुम्हें आसानी होगा, तो इसलिए इसे क्या लिख सकते हो, 5 इंटू ये क्या आया ऊपर 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय तरीका क्या 5 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये क्या आया 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या। अब मुझे बोलो, एकदम बेसिक सवाल है कि 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल में कौन बड़ा है, क्या 5 फैक्टोरियल का नेक्स्ट टर्म क्या होगा, सिक्स, क्या लिख सकते हो 5 इंटू क्या, अब 4 माइनस और 6 माइनस आर में कौन बड़ा है 6 माइनस आर, तो 6 माइनस आर के बाद वाला टर्म
6 माइनस आर, इसके बाद वाला टर्म क्या होगा? ध्यान, ट्वाइस आर क्यों होगा? एक एक कम होगा ना। 6 माइनस आर, उसके बाद वाला क्या होगा? -1, उसके बाद वाला -2, डॉट डॉट डॉट। आया समझ में? तो 6 माइनस आर के बाद वाला टर्म 5 माइनस आर, उसके बाद वाला टर्म, तो 4 माइनस आर नहीं लिख के क्या लिख सकता हूं? 4 माइनस आर का क्या? आया समझ में? तो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? 4 4 कैंसिल हुआ और ये कैंसिल हुआ, तो क्या आ गया? 5 5 कैंसिल आ गया। क्या आया बोलो? 6 माइनस आर इंटू कितना? 5 माइनस आर इज इक्वल टू 6। कहीं डाउट है तो कोई बोलेगा रे। अब देखो आर, ये सब एक नेचुरल नंबर्स हैं। अगर ये नेचुरल नंबर्स हैं तो तुम इसे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। 6 माइनस आर, 5 माइनस आर, ये याद रखो ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। दे आर टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अगर ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो क्या 6 को कुछ लिख सकते हो? 3 इंटू क्या? तो कंपेयर करके क्या बोल सकते हो? 6 माइनस आर इज इक्वल टू 3, मतलब आर इज इक्वल टू क्या है बोलो? 3। खिला पाता है, किसी को लिखना है तो लिख। ऑनलाइन में किसी को डाउट है? ध्यान से लिखो, किसी भी स्टेप में डाउट होगा तो बोलो। आगे चलो, ऑनलाइन आगे चलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, मगर इसी चीज को अगर तुम ऐसे सॉल्व करते तो क्या होगा? इसी चीज को अगर ऐसे सॉल्व करते, 6 5 जा 30 माइनस 6 आर माइनस 11 आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6, मतलब आर स्क्वायर माइनस 11 आर प्लस 24 इक्वल टू 0, मतलब आर माइनस 1 इंटू तरीका आर माइनस 3 इंटू आर माइनस 8 इक्वल टू 0। तो आर का वैल्यू 3 हो गया, आर का वैल्यू 8, तो तुम्हें तो दो वैल्यू मिल रहा है। मगर 8 में प्रॉब्लम है क्या? अगर मैं यहाँ पे 8 डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 4p8। 4p8 जब डालोगे तो 4 माइनस 8 पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर? तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब तुम्हें कुछ डोमेन याद रखना होगा। क्या डोमेन कब डिफाइन है? जैसे n फैक्टोरियल कब डिफाइन होता है? n फैक्टोरियल डिफाइन होगा अगर n बिलोंग्स टू क्या? नेचुरल नंबर यूनियन जीरो भी अब हो गया, क्योंकि मैंने जीरो को भी डिफाइन कर दिया है, नहीं क्या? मतलब होल नंबर। वैसे ही एनपीआर कब डिफाइन होता है? एनपीआर तब डिफाइन होता है, ये हर समय नहीं फाइन कर सकते। पहला, एन जीरो नहीं हो सकता है, एन को नेचुरल नंबर होना पड़ेगा, ए। बी, आर होल नंबर हो सकता है, और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि नीचे ऊपर से भरा हो, मतलब एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, ये होना ही पड़ेगा। तो आर इज इक्वल टू 8 ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तुम्हें 4p8 दे देता जो नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, वो लिखना है। एनपीआर हर समय डिफाइन नहीं है, तुम हर एक नंबर का एनपीआर नहीं निकाल सकते।
फाइंड एन इफ NP4 is equal to 360. NP4 का मतलब क्या? n, उसके बाद n-2 n-3, ये कितना, ये क्या है? 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होगा। क्या 360 को 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर में डाल सकते हो? सॉल्व करना तो इम्पॉसिबल है। 4 डिवीजन 36 इंटू 10, 36 इंटू 10 मतलब क्या हुआ? 6 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 5, 6 और 5 तो आ ही गया, और 6 इंटू 2 को क्या लिख सकते हो? 4 इंटू क्या बोलो? 3। तो अगर कंपेयर करोगे तो n का वैल्यू क्या होगा? n का वैल्यू 6। समझ में आ रहा है? सॉल्व नहीं करना है, मैं फिर से कह रहा हूं। अब n-3 को 6 मत काट देना रे। n-3 जो होगा वो इसका क्या है? लोएस्ट टर्म है, और n जो है वो क्या है? हाईएस्ट टर्म। तो यहाँ पे हाईएस्ट टर्म क्या आया? 6। तो 6 के साथ कंपेयर करोगे, लिखना है तो। ऑनलाइन में दिख नहीं रहा ना? सर हाँ सर। बैटरी आ रहा था। अब दिखा? यस सर। यस सर। तो समझ में आया? ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 36 इंटू 10 6625, और उसके बाद चेकआउट कर लोगे। Prove that NPR equal to R times of n minus 1 PR minus 1 plus n minus 1 PR. श्योर है राइट हैंड साइड से ही लेके जाना होगा। किसी को डाउट होगा तो बोलोगे। हाँ, R इंटू, इसका तो डेफिनेशन ही था, n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस, तो क्या आएगा? n माइनस आर फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे क्या आएगा? ऊपर क्या है? n माइनस 1 दिस माइनस दिस, तो क्या आएगा? n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ऊपर में कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ, क्या? n माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, तो r बाय क्या? n माइनस आर फैक्टोरियल प्लस 1 बाय क्या? अब कौन किसके अंदर है, समझ में आ रहा है? इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा? n माइनस आर का नेक्स्ट टर्म, इसलिए क्या लिख सकता हूं तब n इसको? minus r minus 1 factorial। n माइनस आर इंटू, तो कुछ कॉमन आ रहा है? यस सर। कॉमन आया n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, तो क्या रह गया यहाँ पे? r बाय n माइनस आर प्लस 1। अगर एलसीएम ले लूं तो क्या रह गया तब? n माइनस 1 इंटू आर कैंसिल हो जाएगा, n डिवाइडेड बाय इंटू n माइनस आर, तो ये क्या बना? n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल क्या बना? n फैक्टोरियल। ये क्या बना? n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, n minus इसके 1 बाद वाला टर्म। तो क्या बना तब ये?
और एक सिंबल लिखो। एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लिखना चाहिए। ऑनलाइन में कुछ डाउट है तो बोलोगे रे, कुछ समझ में नहीं आया तो। ठीक है सर। इतना मेहनत कर रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, समझ में नहीं आने से बोलना होगा तो समझ में नहीं आया, समझाइए। मिटा दूं? यस सर। चलो नेक्स्ट सिंबल में चलते हैं। दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन सिंबल। एक सिंबल है जिसे कहा जाता है एनसीआर, जो दिखता है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और ये डिफाइन तभी होता है जो परमुटेशन में था। n को नेचुरल नंबर होना पड़ेगा, r को होल नंबर होना पड़ेगा, और n r से बड़ा या इक्वल हो सकता है। तो जैसे अगर मैं तुमसे कभी पूछूं 10c4 क्या होगा, 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6, 10 में 6 आएगा, हाँ 10 आएगा, 9 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 6 जो कैंसिल हो जाएगा। तो ये 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 जो परमुटेशन में था मगर एक्स्ट्रा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या था, परमुटेशन वाला चीज तो था ही, साथ में ये फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आ जाता है। तो अगर मैं तुमसे कभी पूछूंगा 48c2 तो क्या हो जाएगा, 48 के लिए ऊपर 2 काउंटिंग आएगा, 48 के साथ 47, मगर 2 के लिए नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू 1। सही, यहां तक पहले लिखिए। तो आगे चलते हैं। ऑनलाइन मिटा दूं? सर यस नहीं। सर। यस सर। तो पहला प्रॉपर्टी, ये जो सिंबल है क्या ये एनपीआर का सिंबल नहीं है? तो पहला प्रॉपर्टी ये हुआ कि एनसीआर जो होगा वो हो जाएगा एनपीआर डिवाइडेड बाय आर, और एनपीआर को अगर तुम लिखोगे तो वो लिखोगे आर फैक्टोरियल इंटू कितना, एनसीआर। सॉल्व क्वाइसेंस C3 is to NC3 is equal to 11 is to 1।
ये साइड मिटा दूं मैं? yes, तो ये सब तो आसान है, बस डेफिनेशन के ऊपर चलता है। ट्वाइस एन C3 डिवाइडेड बाय NC3 इज इक्वल टू 11 है। ट्वाइस एन C3 का मतलब क्या था? ट्वाइस एन है तो कहां से शुरू होगा? ट्वाइस एन से शुरू होगा। पहला टर्म ट्वाइस एन, उसके बाद वाला टर्म ट्वाइस एन माइनस 1, उसके बाद वाला टर्म 3 टर्म होगा। डिवाइडेड बाय 3 के लिए क्या? 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय NC3 के लिए क्या? n इंटू n माइनस 1 इंटू क्या? 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या? 11। डिवीजन को अगर मैं इंटू कर दूं तो ट्वाइस एन इंटू कितना? ट्वाइस एन माइनस 1 इंटू ट्वाइस एन माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इज इक्वल टू क्या? 11। 3 इंटू 2 इंटू 1 को कैंसिल करो, n और n को कैंसिल करो, ट्वाइस एन माइनस 2 और n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तरीका सिमिलरली if n minus 1 CR is equal to 6, n CR equal to 9, n plus 1 CR equal to 30. If n minus 1 CR is to n CR is to n plus 1 CR equal to 6 is to 9 is to 30, find n and r. तीन इश्यू का मतलब तो जानते हो। अगर इसको लोगे तो ये रेशियो, और अगर इसको लोगे तो ये रेशियो। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को मत लेना, क्वाड्रेटिक आ जाता है, सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो पहला वाला अगर मैं लूं तो n माइनस सी आर डिवाइडेड बाय क्या? एन सी आर का वैल्यू क्या आया? 6/9। अब n माइनस 1 सी आर को क्या लिख सकता हूं? n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, और ये माइनस करूंगा तो डिवाइडेड बाय यहां पे n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2/3। अगर इंटू कर दूं तो n माइनस 1 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा? r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या? 2/3। क्या कुछ कैंसिल हुआ? क्या क्या कैंसिल हुआ? r और r कैंसिल हो गया। तो ये n माइनस 1 फैक्टोरियल किसके साथ कैंसिल होगा? n इसलिए यहां दे देता हूं, और n माइनस r फैक्टोरियल का कैंसिलेशन किसके साथ चलेगा? n माइनस r माइनस 1। इसमें कौन बचेगा? ऊपर वाला या नीचे वाला? क्या ऊपर n माइनस 1 फैक्टोरियल है, नीचे n के बदले क्या लिखूंगा? n इंटू, ये सब में तो किसी को डाउट नहीं है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। कौन बचेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला। क्यों? क्योंकि n माइनस आर के साथ क्या? डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू कितना? ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या आ गया? n माइनस आर बाय इक्वल टू क्या? 2/3। इसका मतलब थ्राइस n माइनस थ्राइस r इक्वल टू क्या? ट्वाइस n। इसका मतलब n इज इक्वल टू थ्राइस r, मेक इट इक्वेशन 1। और एक लिखना होगा, जगह नहीं है मेरे पास, यहां तक लिखना है तो लिख लो, 2 मिनट देता हूं। किसी को डाउट है तो बोलेगा।
ऑनलाइन लिख लिए? यस सर। यस सर। आगे निकलूं मैं? यस सर। अब और कौन सा लोगे तब बोलो, ऑनलाइन में ही कोई बोलो, क्या लिखूंगा अब? सेकेंड और थर्ड पर तो कौन सा? NCR इज टू n+1 n+1 CR, कितना क्या आया ये? n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r। अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, उल्ट एक स्टेप के लिए क्यों बदनाम हो? n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या? r फैक्टोरियल इंटू कितना? दिस माइनस दिस क्या होगा? n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल 9/13। So this can be written as n factorial by r factorial into n minus r factorial into ये हो जाएगा r factorial n minus r plus 1 factorial divided by n plus 1 factorial is equal to 9/13। r और r गया तो क्या बच गया? n factorial के साथ n plus 1 factorial ले रहा हूँ तो ये कैंसिलेशन में साथ देगा, और n plus r plus 1 factorial के साथ n minus r ले रहा हूँ तो ये 9/13 देगा। इसमें कौन बचेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे नीचे वाला। क्यों बचेगा? क्योंकि n+1 के साथ क्या आ रहा है? n फैक्टोरियल। ऊपर कितना आ रहा है? n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा? इसमें क्या कौन बचेगा? ऊपर n माइनस r प्लस 1 इंटू कितना? n माइनस r डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9/13। इसे कैंसिल करोगे, इसे कैंसिल करोगे, n माइनस r प्लस 1 बाय n प्लस 1 इज इक्वल टू 9/13। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 13n माइनस 13r प्लस 13 इज इक्वल टू 9n प्लस 9। तो अच्छे से लिखोगे तो 13 माइनस 9 4n माइनस 13r इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 13 इज इक्वल टू 4। नंबर 2 नंबर 1 रिलेशन क्या था? क्या था? n = 3। या दोनों को सॉल्व कर सकते हो? क्या मिला सॉल्व करके? n का वैल्यू 12 और r का वैल्यू तो देखो ये अजीब मतलब पैराडॉक्स है कि एक एक स्टेप उस बच्चे के लिए करा रहा हूं जो जिसका कंसंट्रेशन कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये बहुत टफ चीज है, और वही बच्चा टीवीएस भी सबमिट नहीं करता है। क्योंकि वो बोलता है सर टीवीएस में मुझे टाइम नहीं देना है। क्योंकि सर देखो अगर तुम्हें कहीं पे डाउट हो रहा है तो टीवीएस सॉल्व करने में टाइम तो ज्यादा लगेगा ना, ये बात तो श्योर है। अरे मिनिमम बोर्ड लेवल में तो करना होगा रे, मैं जो मानता हूँ। ठीक है, ये मतलब ये मिनिमम है, मतलब स्टूडेंट होने का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि तुम बोर्ड लेवल में पढ़ोगे। उसके बाद ठीक है तुम जो भी बोलो, नहीं ठीक है। उसके बाद मार्क जुकरबर्ग आधे कॉलेज को छोड़ के चला गया था और वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो गया। बिल गेट कॉलेज को छोड़ चुका था, ट्रम्प तो पॉसिबली कॉलेज में ही नहीं गया था। और स्कूल तो सबने पढ़ा था ना रे। और प्रॉब्लम ये हो गया है कि मैंने पहले तुम लोग के बैच में भी कहा था कि डिस्ट्रैक्शन को कम करो। हाँ, कंसंट्रेशन नहीं बढ़ता है, डिस्ट्रैक्शन कम होता है। इसे मिटा दूं? हो गया, यहाँ पे तो हो गया। ऑनलाइन दिख रहे हो? हो यस गया। सर। हाँ हो गया सर। यस। हाँ ठीक है, मतलब मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैं 42 का हूँ एक, और ये कंसंट्रेशन वाला बात चलो मैं लेके चलता हूँ कि जब से मोबाइल फोन आया था और स्मार्टफोन आया तो लेट इट भी चलो 2008 2009 से शुरू करते हैं चीजों को। तो लास्ट 13-14 ईयर्स में मैंने हर समय यही सोचा है कि कंसंट्रेशन बढ़ाया जा सकता है। मैं सीरियसली कहता हूँ, उस दिन जब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा ना, मैं अपनी बच्ची को भी ये कहता था, अरे कंसंट्रेशन बढ़ाओ। मतलब वो पढ़ती थी तो मैं कभी कभी गाना लगा देता, ठीक है, वो पढ़ती थी तो मैं अपनी मिसेज से बात कर लेता।
कि नहीं कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहिए स्टूडेंट्स का, नहीं इतना कंसंट्रेशन होना चाहिए। जब मैंने ये आर्टिकल पढ़ाना रहे, ये सारा कंसंट्रेशन नहीं बढ़ता है, डिस्ट्रैक्शन को हटाना पड़ता है। जस्ट 20 दिन हुआ होगा। अब मैं चीजों को थोड़ा चेंज करके देखता हूँ। तुम्हें भी मैं यही बोलूंगा रे, ठीक है। एक ही सबसे बड़ी बात है कि तुम क्लास ही ऑनलाइन कर रहे हो, मोबाइल में तो कैसे कंसंट्रेशन डिस्ट्रैक्शन हटेगा। ठीक है, आ जाओ डेस्कटॉप में आ जाओ, व्हाट्सएप वेब को हटा दो वहां से, ठीक है। मतलब देखो कैसे डिस्ट्रैक्शन, तुम खुद जानते हो कि कैसे डिस्ट्रैक्शन को हटाया जा सकता है। तो चलो कोशिश करते हैं डिस्ट्रैक्शन को हटाने का। तो ये तो समझ में आ गया। तो फिर प्रॉपर्टीज में चलते हैं। तो देयर आर सम मोर प्रॉपर्टीज। हाँ, मैं प्रॉपर्टी 1 to 3 करके नहीं, प्रॉपर्टी लिख के उसके बाद सम करेंगे, वो ज्यादा बेटर होता है। हम लोगों ने कुछ देखा अभी, क्या देखा हम लोगों ने देखा, 10c4 का वैल्यू क्या था, 10 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू क्या, और 10c6 भी क्या था, 10 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल इंटू कितना बोलो, 4 फैक्टोरियल। दोनों एग्जैक्टली क्या है। तो हेंस हमने क्या देखा, हमने देखा 10c4 इज सेम एज क्या 10। ये इसलिए हुआ क्योंकि 6 + 4 क्या हुआ 10। तो इसका मतलब ये है कि अगर अब मैं तुमसे कभी पूछूं कि 48c2 क्या होगा, किसके इक्वल होगा 48, ये 10 हो रहा है तो 2 है, तो ये कितना होना पड़ेगा बोलो 46। आया समझ में। तो दोनों एग्जैक्टली क्या होना पड़ेगा, क्योंकि अरे यार ये कोई जादू थोड़ी ना यार, एमसीआर में 2 टर्म है क्या, एक आर फैक्टोरियल और एक क्या बोलो। तो तुम ऐसा ले रहे हो कि ये दोनों स्वैप कर जा रहा है, नहीं क्या, आर फैक्टोरियल n - आर फैक्टोरियल स्वैप कर जा रहा है। तो इसलिए मेरा जो रिजल्ट है वो ये कहता है, रिजल्ट नंबर 1, कि एनसीआर इज सेम एज एनसी क्या, ठीक है। और इसी से और एक आता है कि अगर तुम्हें कभी मिले एनसीएक्स इजिकल टू एनसीवाई, तो ये कब होगा, ये 2 टाइम में हो सकता है। नहीं, एक तो होगा जब एक्स इजिकल टू वाई होगा। हाँ, ये भी हो सकता है, एक्स इजिकल टू वाई क्यों नहीं हो सकता, हाँ दोनों सेम है। और नहीं तो जो यहाँ पे हो रहा था क्या हो रहा था, तो हेंस क्या होगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हो तब, एक्स प्लस वाई इजिकल टू एन। किसी को लिखना है तो लिख लो। स्ट्रेट लाइन का इंस्पायर और एलिवेट दोनों, तुझे भी बाकी लोग को मिल गया इंस्पायर एलिवेट। मिटा दो। Yes, sir. If 15c3r equal to 15cr plus 3, find r. Question number 1, question number 2 ट्राई करो एक बार। If NC8 equal to NC6, find NC2। क्या निकला है, ट्राई करो। क्या निकला फर्स्ट का, NC8 equal to NC6। ऑनलाइन में पहला वाला आया,
3. R equal to 3. ठीक है, तो चलो मैं पहला वाला आ गया। पहले वाले में दो पॉसिबिलिटी होगा, क्या 15C 3R इक्वल टू 15C R प्लस C। दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक हो सकता है कि 3R इक्वल टू क्या R प्लस 3, मगर R इज इक्वल टू 3/2, मगर 3/2 पॉसिबल नहीं है। और एक क्या हो सकता है 3R प्लस कितना R प्लस 3 इज इक्वल टू 15, मतलब 4R इक्वल टू 12, मतलब R इज इक्वल टू 3, जो पॉसिबल। दूसरा वाला आया 91. 8 NC8 इज इक्वल टू NC6। ये तभी पॉसिबल अगर n का वैल्यू क्या है 8 प्लस 6 14, तो है NC2 का मतलब 14C2 कितना आया। तो इसका मतलब है कि कभी अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सम कर रहे होगा तुम्हें काफी बड़ा नंबर मिल जाएगा 50C 46, तो ये कैलकुलेट नहीं करोगे, समझ में आया ना ये, ठीक है। सपोज फाइंड ये बोलेगा तो ये कैलकुलेट नहीं करोगे, इंस्टेड ऑफ क्या फाइंड करोगे 50C 4, हाँ उसे अब कैलकुलेट करोगे। if twice C1 twice C2 twice C3 are in AP, find n। तो अगर ये एपी में है तो क्या कर सकते हो 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द एक्सट्रीम। ट्वाइस एंड C2 का मतलब ट्वाइस एंड, इसे तो ये लिखना ज्यादा अच्छा है ना, ट्वाइस एंड -1। ट्वाइस एंड C1 का मतलब ट्वाइस एंड, और इसका मतलब आए तरीका तुम भी बोलोगे सर छोड़िए ना क्या, तो सॉरी मैंने गलती किया, मगर नीचे क्या आएगा 2 into 1 और यहाँ पे क्या आएगा 3 into, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है ट्वाइस एंड कैंसिल हो गया, तो खेला ही खत्म हो गया। ट्वाइस एंड -1 इक्वल टू 1 प्लस कितना ट्वाइस एंड -1 मल्टीप्लाइड बाय कितना, ट्वाइस एंड करने का जरूरत नहीं है, हाँ 3 into 2 मुझे मालूम है, ये सब तुम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इनका वैल्यू निकाल देना, खेला खत्म हो जाएगा। मैं इंटरेस्टेड नहीं। आगे चलूं, और एक प्रॉपर्टी है, और ये प्रूफ नहीं करूंगा, ये तुम लोग घर में करोगे, ऐसा परमुटेशन में प्रूफ मैंने करवाया है अभी, हाँ n+1 CR+1 पैटर्न देख लो, दोनों n है, R+1 है, तो क्या मिलेगा n+1, नीचे क्या हो गया R+1, तो क्या हो गया बड़ा वाला सफिक्स, नहीं क्या। तो अगर मैं तुमसे जैसे पूछूं 15C4 प्लस 15C5 क्या हो जाएगा 16 C R+1 में R+1 ले रहा है, तो क्या बोलो आया ना समझ में, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी इससे समझा जा सकता है कि 3C जैसे 3C2 प्लस
4C3 3C3 प्लस 60C2 प्लस 60C3 प्लस 61C4 प्लस 62C5। सपोज इसे रिड्यूस करने बोलेगा तो एक एक करके, जैसे इस वाले में क्या लगेगा फॉर्मूला, 51C3 प्लस क्या 51C4 प्लस 52C5। तो इस वाले में क्या लगेगा, क्या हो जाएगा 52 क्या C4 प्लस कितना, तो अब इसमें क्या हो जाएगा तब 52 C5, तो क्या हो जाएगा 53C5। तो खेला खत्म ये। तो लंबा टर्म होने से भी क्या हो सकता है, समझ में आ रहा है, रिड्यूस हो सकता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में था कि रिड्यूस होते 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 एक टर्म, किसी को लिखना है तो लिख लो। उसके बाद परमुटेशन में जाएंगे, मुझे इसका वैल्यू बोलो क्या वैल्यू आएगा, 15C8 प्लस 15C9 माइनस 15C6 माइनस इसका वैल्यू क्या, कितना आया किसी का ऑनलाइन में आंसर? सर 16C7 है क्या? 0 हाँ क्या दो आंसर बोल रहे थे मुझे, कौन सा? 0 आया 16C9 में जीरो आया, क्यों आया जीरो, क्योंकि ये क्या हो गया 15 16C9 सॉरी कितना 16C9 माइनस, तो ये क्या हो गया 15C6 प्लस कितना 15C7, तो ये कितना हो गया माइनस 16C7। मगर एक चीज मुझे मालूम है क्या, 16C9 16 प्लस 7 क्या होता है, इसलिए 16C9 इज सेम एज क्या 16C7, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा सर। बोलते जा। सर वो राइट साइड वाला थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, नीचे लिख सकते हैं क्या? सर वो 16C9 माइनस 16C7 के बाद 16C7 16C9 इक्वल टू 16C7 रुक जा, ठीक है यस सर। देखिए देखिए बोल देना सर हो गया। हाँ वो चीज है, वो किसी इसको दिखा रहा हूँ, हो गया आगे चलूं। यस सर। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट, in how many ways four letter word can be formed
using letter of word article, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। इसे कितने तरीके से भर सकते हो? 7। इसे कितने तरीके से भर सकते हो? 6। इसे कितने तरीके से भर सकते हो? 5। इसे कितने तरीके से भर सकते हो? 4। तो आंसर क्या होगा? 7 6 5 4। क्या इसे तुम 7p4 नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। तो इसका मतलब अब मैं सिंबल का एक मैंने अरेंजमेंट मीनिंग दे दिया। क्या मुझे मालूम है? दिस इज नथिंग बट 7p4। मतलब 7p4 इज व्हाट? दिस इज द अरेंजमेंट। ये कितने ऑब्जेक्ट को अरेंज कर रहे हो? बोलो अब। अरेंजमेंट ऑफ 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आउट ऑफ कितना? 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आउट ऑफ 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो किसी को लिखना है तो अब मैं अटैच कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? मीनिंग अटैच कर रहा हूँ, ठीक है? कुछ नहीं है, ये चीज तुम जानते हो। मैंने सिर्फ एक मीनिंग दे दिया। क्या दे दिया? 7p4। जबकि तुम 7p4 देखोगे, इसका मतलब है तुम अरेंज कर रहे हो 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आउट ऑफ 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है? आगे देख लो। ऑनलाइन यस सर। हो रहा है? यस सर। लिख लूं आगे? यस सर। यस सर। हो गया यहाँ पे? Okay. तो इसका मतलब है कि एनपीआर का मतलब सब क्या हो जाएगा? सेम तरीके से तो तुम तो एनपीआर का मतलब क्या हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट क्या? दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कितना? आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। लिखना है तो लिख लो, वही कुछ नहीं है, बस ऊपर वालों को मैं एन और आर के टर्म में मैंने दिया। In how many ways all letters of the word math can be arranged themselves? Simple. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? ये 5 हो गया, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 और ये क्या? बोलो। तो 5 फैक्टोरियल इज नथिंग बट क्या? 5। हाँ होगा ही, क्यों? 5 की फैक्ट क्योंकि तुम्हारे पास स्पेस कितने? यू हैव 5 स्पेसेस और ऑब्जेक्ट भी कितने हैं? 5 ऑब्जेक्ट। तो 5 ऑब्जेक्ट को 5 स्पेस में अरेंज कर दो। कितने तरीके से? 5p5। तो बार बार हम लोग ये नहीं लिखेंगे, इसलिए हम लोग ये लिखते हैं कि एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ, आइडेंटिकल होने से नहीं रहे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इन themselves कैन बी अरेंज इन कितने तरीके से? कैन बी अरेंज themselves इन n फैक्टोरियल पे। हाँ, एनपीएन भी लिख सकते हो, मगर n फैक्टोरियल लिखने से हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। और किसी को लिखना है तो n में से r ऑब्जेक्ट अरेंज करना है npr, पूरे n को अरेंज करना है n फैक्टोरियल, मतलब npn ही है वो। हाँ,
आगे चलो, अब ध्यान से देखो। हाँ, अब मैं जो बता रहा हूँ ये एल्गोरिथम वाले टॉपिक है। अगर तुम्हें एल्गोरिथम याद होंगे तो तुम चीजों को कर पाओगे। यूजिंग ऑल, बार बार देखो अलग अलग सम लिखाना बड़ा बोरिंग है। यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ कॉम्बाइन, COMBINE, ऑल लेटर्स ऑफ कॉम्बाइन। इसे मिटा दूं ऑनलाइन? यस सर। शुरू होता है, ध्यान से देखो। यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ कॉम्बाइन, क्योंकि मुझे 5-6 टाइप है, मुझे वो आज खत्म करवाना है। ठीक है, टाइम है मेरे पास 20 मिनट, मेरे ख्याल में आराम से हो जाएगा। यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ कॉम्बाइन, नंबर 1, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म? क्या होगा? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बोलते जाओ। 1 2 3 4 5 6 7, कितना? 7 फैक्टोरियल। ठीक है, वर्ड स्टार्टिंग विथ वॉवल, वर्ड स्टार्टिंग विथ वॉवल। मैं 2-3 सम करवाऊंगा, उसके बाद लिखने का टाइम दूंगा। हाँ, देखना तो देख लो। 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? O आई I E। तो ये कितने वेज से हो सकता है? 3 वेज, नहीं क्या? रिमेनिंग कितना स्पेस है? 6 स्पेसेस। और कितने लेटर्स बाकी हैं? कोई एक ही यूज हुआ होगा ना, बाकी दो तो यहाँ आ जाएंगे, नहीं क्या? 6 लेटर्स बाकी हैं। तो 6 स्पेसेस 6 लेटर्स, कितने तरीके से? 6 फैक्टोरियल। इसलिए आंसर जो होगा क्या होगा, बोलो? किसी को डाउट है तो बोलते जाएगा। हाँ, मैं लिखने का टाइम दूंगा। हाँ, वर्ड स्टार्ट एंड एंड विथ वॉवल, सब क्या? इसमें और इसमें एक रेस्ट्रिक्शन है। क्या रेस्ट्रिक्शन है? कितने वॉवल्स हैं तुम्हारे पास और कितने स्पेस हैं? 2 स्पेसेस। कितने तरीके से भर सकते हो? 3p2 आएगा, एक में 3 और एक में कितना? 2 तरीका। अब रिमेनिंग कितना रह गया? अरे ऑनलाइन वाले भी कुछ बोलो। 1 2 3, ऑफलाइन ऑनलाइन बोलो, कितना रह गया? कितना जगह रह गया? 5 स्पेसेस और 5 कितने words, ऑब्जेक्ट बच गए? 5 letters, कितने लेटर्स? 5 लेटर्स। कितने तरीके से दे सकते हो? 5p5 फैक्टोरियल। तो इसलिए आंसर क्या होगा? चलो ठीक है, आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिला के बोलोगे। किसी को लिखना है तो लिखो। मतलब अभी तक तुम ये बोल सकते हो कि ये सिंबल क्या कर रहा है, तुम्हें आसान कर दे रहा है। समझ में आ रहा है? कॉम्पैक्ट फॉर्म में तुम्हें लिख लेके जा रहा है वो। अभी तक तुम लोगों को ये सिंबल ने कोई खास फायदा नहीं दिया, मगर हाँ, अब जो लंबे लंबे तरीके से ब्लॉक में लिखना पड़ रहा था, अब तुम उसे दिमाग में ही सोच सकते हो। हाँ, पहला 2 5 गया तो कुछ करने का जरूरत नहीं। और इस परमुटेशन का सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि इसमें चीज रिपीट नहीं हो सकता है। परम्यूटेशन देखो, जब रेस्ट्रिक्शन लग जाए, जैसे रेस्ट्रिक्शन लग रहा है तो मैं परम्यूटेशन नहीं लगा पा रहा हूँ, मुझे अलग अलग करना पड़ रहा है। सेम एक ही साथ मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ। रेस्ट्रिक्शन वाला अलग कर रहा हूँ, नॉन रेस्ट्रिक्शन वाला अलग कर रहा हूँ। आगे चलूं? परम्यूटेशन का असाइनमेंट सीट इंस्टीट्यूट में पड़ा हुआ है, ठीक है, फोन करके कलेक्ट करने के लिए आ सकते हो। आगे चलूं? सर ठीक है।
बंडल मेथड। ऑल वॉवल्स आर टुगेदर। मिटा दो नीचे वाला। यस सर। ऑल वॉवल्स आर टुगेदर का मतलब मैं तुम्हें एक वर्ड बनाता हूं, जैसे ये वाला तो नहीं है क्योंकि इसमें ओ और आई अलग अलग है। क्या हो सकता है? सी ओ आई ई और उसके बाद एम बी और एम, ऐसा हो सकता है। मतलब ये एक साथ चलेगा। जैसे सी एम बी के साथ मैंने अगर आई लिख दिया तो वो ई ओ होगा और साथ में एम। सी 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ये होना पड़ेगा। तो मतलब वॉवल जो है वो बंडल में चल रहे हैं, समझ में आया? तो ऐसे सब में जब भी तुम कोई एक पर्टिकुलर टाइप के चीज को टुगेदर देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करेगा क्या मेथड है? बंडल मेथड। बंडल मेथड का मतलब होता है वॉवल्स का एक बंडल बना लो, ओ आई ई, ठीक है। बंडल को एक ऑब्जेक्ट समझ के अब तुम इसे मूव कराओ, सी एम बी एन। अब जब तुम इसे मूव कराओगे तो क्या वॉवल्स हर समय एक साथ मूव करेंगे? तो ये यू विल कंसीडर एज वन ऑब्जेक्ट। कंसीडर एज, इसे एक ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर करोगे तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए? यू हैव 5 ऑब्जेक्ट। मैं इसे एक्सटर्नल कह रहा हूं। हाँ, एक्सटर्नली तुम्हारे पास 5 ऑब्जेक्ट हैं। आपस में इन देमसेल्व्स कितने तरीके से अरेंज हो पाएंगे? कितना? 5 फैक्टोरियल। मगर ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सी एम बी, इसमें और एक पॉसिबिलिटी है। क्या? ई ओ आई भी तो हो सकता है, नहीं क्या? मतलब बंडल के अंदर भी तो तुम्हारे पास स्वैपिंग चल सकता है। वो कितने तरीके से? बंडल, इनसाइड बंडल क्या होगा बोलोगे? अब बोलो इनसाइड बंडल कितने तरीके से? 3 ऑब्जेक्ट है आपस में, कितने तरीके से? ठीक, तो इसलिए आंसर क्या होगा? कोई बोलेगा? 3 फैक्टोरियल इंटू कितना बोलो? मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों ही होना पड़ेगा, इनसाइड भी होगा आउटसाइड भी। ठीक है। वी काउंटर प्लस बंडल, मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि एल्गोरिथम ही दे दूं, टोटल माइनस बंडल बोल सकता हूं। मतलब यहां पे ऑल वॉवल्स आर टुगेदर, अब ऑल वॉवल्स आर नॉट टुगेदर। अब देख, ऑल वॉवल्स आर नॉट टुगेदर, ये बहुत केस दे सकता है। मतलब 2 वॉवल एक साथ, एक अलग, तीनों एक साथ, तीनों अलग अलग, इसका काउंटर क्या होगा? ऑल वॉवल्स आर नॉट टुगेदर का काउंटर क्या होगा? इसका काउंटर होगा क्या? ऑल वॉवल्स आर टुगेदर। और ये तुम लोगों ने बंडल से निकाला हुआ है, तो इसीलिए नंबर ऑफ वर्ड्स वेयर ऑल वॉवल्स आर नॉट टुगेदर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स माइनस ऑल वॉवल्स टुगेदर वाले। कितने तरीके से? टोटल कितना था मेरे ख्याल में 7 था, तो क्या 7 फैक्टोरियल माइनस ऑल वॉवल्स टुगेदर कितने तरीके से? 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, लिखना है तो ओ 3, हाँ समझ में आ रहा है? ऑनलाइन में Yes. Yes, हाँ, sir.
मिटा दूं? all vowels together and all consonants together, क्या करोगे? बोल आंसर बोल दो। ये मिटा सकता हूं? ऑनलाइन में लिखा क्या या लिख रहे हो? सर हो गया। हो जाने से बोल दें। और कोशिश करो धीरे धीरे क्लास में आने का, ठीक है? मुझे मालूम है एनपीएस में, ठीक है, रिसेंटली कोरोना मिला, कोरोना खत्म नहीं हुआ ये भी मैं जान रहा हूँ, मगर स्टिल ठीक है, अगर स्कूल जाते हो, अगर आ सकते हो तो रिकॉर्डिंग रहेगा। हाँ, रिकॉर्डिंग रहेगा इसलिए क्योंकि अगर तुम लोगों में से कोई एक्सपोज हुआ है कोविड का तो वो ना है रे, ठीक है? अब वो तो मुझे नहीं मालूम है, अगर कभी कोई सपोज, ठीक है, बाय चांस से कभी किसी के घर में गए और मालूम चला कि वहां पे हो गया, तो बेटर है कि तुम्हें नहीं आना चाहिए, ठीक है? जैसे मैंने रिसेंटली क्लास कैंसिल किया था, तो इसलिए रिकॉर्डिंग देते रहूंगा ताकि उसका नुकसान ना हो, मगर अगर आ सकते हो तो मेरे ख्याल में क्लास में आओ, ठीक है? और वावल्स आर टुगेदर, क्या होगा तब? तब वावल्स एक साथ है। हाँ, तो क्या आया बोलो रे? 0IE, एक ये होगा और एक क्या होगा बंडल, बोलो? CM और क्या बोलो? BM। ये तो ये दो बंडल है, क्या हो गया? 2 फैक्टोरियल। इनसाइड में कितना और ये कितना? तो आंसर क्या होगा रे? 2 × 3 × 4। एनपीआर का और एक मीनिंग है। हाँ, इसे मिटा दूं तो लिख रहा है। ऑनलाइन में हुआ? यस सर। यस। ठीक है। एनपीआर का और एक मीनिंग है, क्या? सपोज तुम्हारे पास 3 बॉयज हैं और 5 चेयर्स मैंने रखा हुआ है। अब देखो रे, स्पेस ज्यादा हो गया है, समझ में आया? चेयर कितना हो गया? चेयर 5 हो गया है, मतलब स्पेस ज्यादा हो गया है, मगर बॉयज तुम्हारे पास कितने हैं? 3। कितने तरीके से बिठा सकते हो? फर्स्ट बॉय को कितने तरीके से बिठा सकते हो? फर्स्ट बॉय कैन टेक एनी वन ऑफ 5 सीट, एनी वन ऑफ 5 सीट। सपोज B1 यहाँ पे बैठा, तो सेकंड बॉय ये 4 वेज से जाएगा, थर्ड बॉय 3 वेज से। तो क्या आंसर आया? 5 × 4 × 3। तो ये भी तो 5p3 हुआ है नहीं? ठीक है, तो इसका मतलब एनपीआर का और एक मीनिंग है, दिस इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर बॉयज इन कितना? n empty स्पेसेस। किसी को लिखना है तो अगर n empty स्पेसेस में अरेंजिंग आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इन empty, अगर n r से बड़ा है इक्वल टू भी लगा। अब वो सम कराता हूं जहां पे इन जनरल थ्योरी ऑफ काउंटिंग तो लग ही सकता है। अगर एनपीआर का डेफिनेशन ही अगर थ्योरी ऑफ काउंटिंग है तो क्यों नहीं लगा सकते हो? मगर एनपीआर रियली में चीजों को आसान करता है। इसे मिटा दूं, सॉरी ऑनलाइन में मिटा दूं? यस। तो समझ में आया क्या? अगर ज्यादा स्पेस है और कम बंदे हैं तब भी तुम उसे 5p3 लिख सकते हो। तो दिस इज नोन एज स्पेस क्रिएटिंग मेथड।
स्पेस क्रिएटिंग मेथड, कॉम्बाइन ही, हाँ प्रॉब्लम लिख लेना ये कॉम्बाइन, यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ कॉम्बाइन स्पेस क्रिएटिंग मेथड दे रहा हूं। हाँ, no two vowels are together. There is a difference between all vowels are not together and no two vowels are together. मैंने जिसमें टोटल माइनस बंडल लगाया था उसमें ये पॉसिबल था कि CO M B I E और N ये चलता, क्योंकि वो क्या था, ऑल vowels are not together था ना रे, तो यहाँ पे 0 और I ठीक है अलग अलग है, मगर क्या नो टू vowels are together में ये चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? आई और ई। तो समझ में आया क्या हो रहा है? मतलब ये एक पर्टिकुलर टाइप का चीज होता है जिसमें तुम ये भी बोल सकते हो कि नो टू vowels आर कॉन्जुगेटेड, आर कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, नाम ही है क्या, स्पेस क्रिएटिंग मेथड। अभी तक मैंने जितना भी सम किया है, मैं मानता हूं वहां पे मैंने क्या किया है, जब जो चीज में रेस्ट्रिक्शन था हम वो काम पहले करते थे, नहीं क्या, यहाँ पे उल्टा करेंगे। किसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है? कॉन्सोनेंट के ऊपर। क्या कॉन्सोनेंट साथ में हो सकते हैं? हाँ। फर्स्ट अरेंज, कितने कॉन्सोनेंट है यहाँ पे? 4 कॉन्सोनेंट। 4 कॉन्सोनेंट को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? तो सपोज तुमने अरेंज किया सी एम बी एन, ठीक है। अब ये जो एम्प्टी स्पेसेस है, अगर इस एम्प्टी स्पेसेस में मैं वॉवल्स को डाल दूं तो क्या वॉवल्स कभी भी कॉन्जुगेटिव होंगे? आ रहे समझ? अगर इस एम्प्टी स्पेसेस में मैं वॉवल्स को डाल दूं, ऑनलाइन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? Yes. अगर यहां पे तुम वॉवल्स को डाल दोगे तो क्या कभी भी वॉवल्स कॉन्जुगेटिव होंगे? नहीं। तो इससे तुम्हारे पास फेवरेबल स्पेस कितना क्रिएट किया तुमने? स्पेस क्रिएटिंग, वी हैव क्रिएटेड द स्पेस। तो फेवरेबल स्पेस फॉर वॉवल्स कितना आया? फेवरेबल स्पेस फॉर कितने वॉवल्स? 3 वॉवल्स। हाँ, किसी ने कहा कितना? 5। तो दे कैन बी अरेंज कितने तरीके से बोलो? दे कैन बी, हाँ जोर से बोलो, अरेंज इन कितना? कैसे 5? अभी तो मैंने कहा 5 स्पेसेस है तेरे पास, तो 5 स्पेसेस है, मगर चीज तो केवल 3 है। तो अभी जस्ट मैंने वो जो बॉयज और वही है ना, बॉयज एम्प्टी चलती हैं, तो कितने तरीके से बिठा सकते हो? 5 P3। तो इसलिए जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बोलोगे? 4 फैक्टोरियल इंटू कितना बोलो? आया समझ में? इसमें एक कंफ्यूजन होता है किसी को, सर कंबाइन में कितना लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7, काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज्यादा लेटर आ गया। नहीं, तुमने 5 को ऑक्युपाई नहीं किया। कितने को ऑक्युपाई किया? 3 को। मतलब मेरा कहना है कि तुमने ये जो बनाया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सब में तुम्हारे पास लेटर्स आए हैं। जैसे तुमने इसमें आई दिया, इसमें ओ दिया और इसमें ई दिया, तो वर्ड्स तो तुम्हारे पास यही होंगे ना। बाकी जो एम्प्टी स्पेसेस है वो तो एम्प्टी स्पेसेस होंगे, बी और एन के बीच में कुछ नहीं। आया समझ में? दिस इज नोन एज क्या? स्पेस क्रिएटिंग मेथड। ये परमुटेशन का एक सम है जिसमें तुमने परमुटेशन का पावर देखा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ इसमें अगर थ्योरी ऑफ काउंटिंग लगाता तो लंबा हो जाता, वरना अभी तक जितना भी सम था सब थ्योरी ऑफ काउंटिंग के अंदर आता ही है। ठीक है, तो आज यही होते, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास कॉम्बिनेशन परमुटेशन के कुछ एक चीज करा के फिर कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्लास पॉसिबली बोर्ड लेवल खत्म हो जाना चाहिए, देखता हूँ। क्या बात है, पूरा रूथलेस टॉपिक है एंट्रेंस। ये सोचता नहीं है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस ब्रेक हो सकता है। हाँ, करना तो पड़ेगा। मतलब ये ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन में कई बार हम बोलते हैं कि छोड़ देना ही ठीक है, नेगेटिव आने का चांस बहुत हो जाता है। मगर अभी फॉर टाइम भी सीख ले पहले, उसके बाद देख, टाइम तो बहुत है। लिख लिया रे ऑनलाइन वालों ने या लिख रहे हो? लिख लिया सर। लिख लिया, ठीक। चलो ठीक है, तो एंड कर रहा हूँ मीटिंग को। टीबीएस सबमिट करना। हाँ, Thank you, sir.